बच्चों, पिछले वीडियो में भाषा और आधुनिकता पाठ का अध्ययन किया था हमने, जिसके सभी गद्यांशों की व्याख्या आपको समझाई गई थी। आशा है कि पाठ आपको समझ में आ गया होगा। लेखक का जीवन परिचय पहले ही बता दिया गया था। सबसे पहले इस पाठ का जो वीडियो दिया गया था उसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जीवन परिचय लिखना है, और उसके बाद पाठ की व्याख्या, हर एक पंक्ति की व्याख्या आपको समझाई गई है। तो बार बार उन वीडियो को आप सुनिए, जिससे कि किसी भी पंक्ति को समझने में, किसी भी शब्द को समझने में कठिनाई ना रहे। और उसके पश्चात परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनकी चर्चा हम करेंगे आज इस वीडियो में। कुछ गद्यांश दिए गए हैं यहाँ पर, आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों में से कुछ, और कुछ अलग से हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे इसी वीडियो में, और उसके पश्चात सुनने के बाद आपको इन्हें कॉपी में करना है। सबसे पहला आपकी पुस्तक से प्रश्न अभ्यास में से पहला गद्यांश है ये, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। इतनी पंक्ति रेखांकित की गई है। आपकी परीक्षा में रेखांकित अंश की व्याख्या केवल पूछी जाती है, परंतु रेखांकित अंश ये आवश्यक नहीं है कि जो आपको यहाँ बताया जा रहा है परीक्षा में भी वही हो। इसलिए पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे पाठ में आपको ये गद्यांश समझाया गया है। तो पुनः एक बार, रमणीयता का अर्थ है सुंदरता, और नित्य नूतनता और नित्य प्रति हमेशा नयापन। हमेशा नयापन का ये तात्पर्य है कि जब कोई चीज़ विकसित होती रहेगी, जब विकास होता रहेगा, उसमें परिवर्तन होते रहेंगे, तभी उसमें नयापन आएगा। अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। कहने का तात्पर्य ये है, लेखक ने यहाँ बताया है कि देखिए, एक पंक्ति दी गई, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उत्तर एक पंक्ति में ही कर देना। व्याख्या का तात्पर्य ये होता है कि पूरा भाव उसका स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, जो कि एक दक्षिण भारतीय विद्वान थे, दक्षिण भारतीय होते हुए भी हिंदी भाषा का बहुत ही मार्मिक चित्रण इस निबंध में उन्होंने किया है। उन्होंने बताया है कि भाषा में रमणीयता और नवीनता लाने के लिए, बनाए रखने के लिए आधुनिकता लाने की आवश्यकता है। सुंदरता तभी होगी जब उसमें आधुनिकता होगी। भाषा की पुरानी परंपराओं और शैलियों के स्थान पर नवीनताओं को ग्रहण किया जाए। लेखक का कहना है कि रमणीयता के लिए नित्य नवीनता होना आवश्यक है। जिसमें नवीनता नहीं उसमें रमणीयता नहीं, जिसमें रमणीयता है उसमें नवीनता अवश्य होगी। इस प्रकार इन दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इतनी ये थी रेखांकित अंश की व्याख्या। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। लेखक कहते हैं कि रमणीयता के बिना किसी वस्तु की मान्यता नहीं होती। जो सुंदर नहीं लगती उसे समाज स्वीकार नहीं करता। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। लेखक कहते हैं कि किसी भी कलाकार की, सर्जक का अर्थ है जो रचना करता है, सृजन करता है, कलाकार कह सकते हैं। किसी भी कलाकार की रचना में मौलिकता की उपलब्धि तभी होती है जब उसमें नवीनता हो। अगर एक ही डिज़ाइन रोज़ बनाएगा तो कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। एक दिन, 2 दिन लोग देखेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसके पश्चात फिर लोगों के दिमाग में वही, उनके मस्तिष्क में वही एक मूर्ति छप जाएगी, तो उसके पश्चात प्रशंसा के लिए शब्द भी नहीं रहेंगे। तो अगर उसमें नित्य प्रति नयापन होगा तो नित्य प्रति उसकी प्रशंसा होगी, लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसी ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। लेखक कहता है कि मौलिकता के बिना समाज की कोई वस्तु स्वीकार नहीं होती।
अगर हम जिस प्रकार से देखते हैं कि समाज में सड़ी गली पुरानी परंपराओं को सड़ा गला कह दिया। जो आज के 100 साल पहले रीति रिवाज थे, उन्हें आज के समय में नहीं माना जा रहा। क्यों? उन्हें पुराना कह दिया गया, सड़ा गला कह दिया गया, और उनके स्थान पर नए रीति रिवाज बना दिए गए। उनकी जगह किसी नए ने ले ली, नयापन आ गया, उसे स्वीकार किया गया, समाज ने स्वीकृति दे दी। ठीक उसी प्रकार भाषा भी प्राचीन रीतियों और शैलियों के उन परंपरागत जो परंपराओं से चली आ रही हैं, लगातार वही पीढ़ियों दर पीढ़ियों, उन पर चलकर प्रगति नहीं कर सकती। भाषा भी प्रगति चाहती है, तो भाषा के लिए भी नवीनता होनी चाहिए। ऐसे पुराने रीति रिवाजों में, पुरानी रीतियों, पुराने तरीकों में, पुरानी शैलियों में जकड़ी हुई भाषा जनता में चेतना उत्पन्न नहीं कर सकती, जन चेतना को शक्ति देने में असमर्थ रह जाती है। भाषा किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे युग की चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त मजबूत माध्यम है, एक साधन है ऐसा, जिससे समाज अपनी बात को सबके सामने रखता है, अपने भाव स्पष्ट करता है। ऐसी सशक्तता का अर्थ है शक्तिशालीनता या मजबूती, तभी वह अर्जित कर सकती है जब अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। कि युग के अनुसार मुहावरे भी बनते रहते हैं नए नए, तो उन नए मुहावरे जो भी प्रचलित हों उनको स्वीकार किया जा सके उस भाषा में। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। भाषा का उद्देश्य क्या है? उद्दिष्ट का तात्पर्य उद्देश्य। भाषा का उद्देश्य क्या है? कि समाज के भावों को प्रकट करे, यही सरलता से, सुबोधता का अर्थ सरलता से प्रकट कर सके, यही उसका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त भाषा की कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती। अगर भाषा के बिना कोई माध्यम होता जिससे समाज के भाव स्पष्ट हो पाते, तो भाषा की आवश्यकता ही न रह जाती। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या समझा दी गई है। पाठ का नाम, पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बता दी है। तीसरा, जनता या समाज द्वारा कोई चीज़ स्वीकार्य क्यों नहीं हो पाती? मौलिकता के अभाव में जनता या समाज द्वारा कोई चीज़ स्वीकार्य नहीं हो पाती। समाज किनसे जकड़े जाने पर आगे नहीं बढ़ पाता है? समाज पुराने रीति रिवाजों, सड़ी गली परंपराओं से जकड़े जाने पर आगे नहीं बढ़ पाता है। भाषा किसका सशक्त माध्यम है? भाषा भावाभिव्यक्ति और जन चेतना का एक सशक्त माध्यम है। इसके आगे दूसरा गद्यांश है। जो रेखांकित पंक्ति है ये हम पिछले गद्यांश में पढ़ चुके हैं। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। तो यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है कि भाषा का उद्देश्य ही ये है कि वो समाज के भावों को सरलता से प्रकट कर सके, समाज में जन चेतना ला सके, समाज के लोगों के आपसी जो भी भावनाएं हैं उनको एक दूसरे तक पहुंचा सके। इसके अतिरिक्त उसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती है। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची अपनी भाषा में ना प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर होती है। यहाँ लेखक ने क्या कहा है कि अगर हमें अपनी भाषा में विदेशी भाषा के शब्दों का पर्याय नहीं मिलता है तो उन्हें हम उसी रूप में स्वीकार करें। इसमें किसी भी भाषा वैज्ञानिक को, किसी भी भाषा विद्वान को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें अनावश्यक रूप से पर्यायवाची शब्द या एक कोई नया शब्द रखने का प्रयास करेंगे तो भाषा में बनावटीपन आ जाएगा। अगर उदाहरण के लिए हम अपनी भाषा से हम अरबी, फारसी, अंग्रेजी के शब्द हटाना चाहें तो क्या होगा? उसमें एक बनावटीपन लगेगा। भाषा हमारी सुनने में वो अच्छी नहीं लगेगी। भले ही हम अपनी भाषा के सब शब्द प्रयुक्त करेंगे, परंतु वो समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी, उसमें अटपटापन लगेगा।
तो यही भाषा की आधुनिकता है और यही उसमें नवीनता है, जो पूरी तरह उसे जैसा है, जैसा दूसरे शब्द हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करके उन्हें अपना मानकर आत्मसात अपनाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसके प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम पूर्ववत है। रेखांकित अंश की व्याख्या समझा दी है आपको। भाषा में कहाँ से आए हुए शब्दों का प्रवेश होता है, तो कहाँ से? उत्तर देखिए, भाषा में अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से, यहाँ से आपको लिखना है अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से, अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का, यहाँ गए प्रिंट है, इसको नए कर लीजिए, नए शब्दों का प्रवेश होता है। अगला है, किसी भी भाषा भाषी को किस बात में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो लेखक ने क्या कहा है कि विदेशी शब्दों को अपनी भाषा में, विदेशी शब्दों को वैसे ही, यहाँ पर विदेशी शब्द आप पहले जोड़ लीजिए, विदेशी शब्दों को अपनी भाषा में स्वीकार करने में, जैसे वो हैं वैसे ही उन्हें अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये है यहाँ से। भाषा की सजीवता किस बात पर निर्भर करती है? भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्ण रूप से, कौन सी नवीनता, ये आपको नवीनता में स्पष्ट करना है। तो पूरा यहाँ से लिखेंगे कि विदेशी शब्दों को अपनी भाषा में स्वीकार करना एक नवीनता है और इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही भाषा की सजीवता निर्भर करती है। पूरा वाक्य सुनकर ही लिखिएगा। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ये गद्यांश अभी आगे भी मैं दूंगी, फिर से प्रश्न थोड़े से अलग हो जाएंगे। संस्कृति क्या है? संस्कृति भाषा का अटूट अंग है। इसे रेखांकित अंश को हम समझ लेते हैं, बाकी तो पूरा आप पहले ही पढ़ चुके हैं। संस्कृति लेखक ने क्या बताया है? इसमें भाषा की विशेषता बताई है। भाषा की क्या विशेषता है? संस्कृति परंपरा से चली आती है। संस्कृति कहीं एक दिन में नहीं बनती, सदियों से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों अगली पीढ़ी में पहुंचती रहती है। पूर्वजों से लेकर वंशजों तक संस्कृति चली आती है। तो संस्कृति परंपराओं से चली आती है, उसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। गतिशील है संस्कृति, एक जगह नहीं टिकती कि एक ही जगह पर, हर पीढ़ी में पहुंचती है, गतिशील है। इसीलिए भाषा भी स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, अभिन्न अंग है उसका, क्योंकि भाषा संस्कृति से अलग नहीं हो सकती, या भाषा के बिना संस्कृति गतिशील नहीं हो सकती। जब संस्कृति में परिवर्तन होता है तो अटूट अंग भाषा में परिवर्तन होना भी अनिवार्य है। वैज्ञानिक प्रभाव के साथ साथ संस्कृति में भी गति होती है, और जैसे जैसे आविष्कार होते हैं वैसे वैसे भाषा में भी उपयोग होते हैं, भाषा में भी नई शब्दावली जोड़ी जाती है और उससे संस्कृति भी प्रभावित होती है। ये है रेखांकित अंश की व्याख्या। संस्कृति कहाँ से निकलती है, उसमें क्या गुण हैं? संस्कृति कहाँ से? परंपरा से निकलती है, परंपराओं से चली आती है। ये निसृत का अर्थ है निकलना। संस्कृति परंपराओं से निकलती है। उसके क्या गुण हैं? संस्कृति गतिशील और परिवर्तनशील है, ये गुण हैं। भाषा के परंपरागत प्रयोग किसके लिए पर्याप्त नहीं हैं? भाषा के, यहाँ पर उत्तर देखिए इसका, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज आवश्यक है। अगला है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। भाषा किससे बनती है? शब्दों से। साधारण इकाई अगर एक शब्द में कहना हो तो शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है।
इसकी व्याख्या रेखांकित अंश की देख लेते हैं। यहाँ लेखक ने शब्द का महत्व प्रतिपादित किया है, भाषा का नहीं, केवल शब्द का। लेखक कहते हैं कि भाषा की रचना छोटी छोटी इकाइयों से होती है और वो छोटी छोटी इकाइयाँ शब्द कहलाती हैं। शब्दों से ही भाषा की रचना होती है, संरचना होती है। शब्दों के अभाव में भाषा के अस्तित्व की कल्पना ही कठिन है। भाषा शब्दों से विकसित होती है। क्या कहा लेखक ने कि भाषा शब्दों से विकसित होती है। शब्दों के बिना भाषा का विकास संभव नहीं। दैनिक सामाजिक व्यवहारों में नए से नए शब्दों का प्रयोग होता रहता है तथा इसी से भाषा का विकास होता है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर करेंगे हम। रेखांकित अंश की व्याख्या समझ ली हमने। अब है भाषा की विकसनशीलता किस स्तर से आरंभ होती है। तो पीछे गद्यांश हमने देखा था, भाषा की विकसनशीलता किससे आरंभ होती है, गद्यांश में ही दिए हुए हैं। इसमें भाषा की विकसनशीलता शब्दों के स्तर पर शुरू होती है। अगला है, हम दैनिक व्यवहार में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर भी इसी गद्यांश में। हम दैनिक व्यवहार में अनेक नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से यहाँ से है उधार लिए गए हैं। अगला है, अन्य भाषा से सीधे उधार शब्द साहित्यिक दायरे में ग्रहणीय नहीं हैं। क्यों? क्योंकि साहित्यकारों को इन्हें ग्रहण करने के लिए भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता करनी पड़ती है। जो विदेशी शब्द हैं उनमें वो थोड़ा बहुत सुधार करके उन्हें उसी भाषा के अनुरूप बनाना पड़ता है, इसलिए। अगला गद्यांश है, विज्ञान की प्रगति के कारण नई नई चीज़ों का आविष्कार निरंतर होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तब उसे नई संज्ञा दी जाती है। संज्ञा का अर्थ है नाम। तो रेखांकित अंश हम केवल देखेंगे। लेखक ने कहा है कि विज्ञान में जैसे जैसे वैज्ञानिक उन्नति होती है, नए नए आविष्कार होते रहते हैं और उन नए नए आविष्कारों में जब किसी भी वस्तु का आविष्कार होता है तो उसे नया नाम दिया जाता है और जो देश उसकी सृष्टि करता है, उसका आविष्कार करता है, खोज करता है, वही देश अपनी भाषा में उसका नाम देता है। तो जिस देश में उसका नामकरण हुआ, रचना हुई, नामकरण हुआ, उसी भाषा में हमें उस शब्द को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। वैज्ञानिक प्रगति के कारण नवीन चीज़ों का क्या होता रहता है? आविष्कार। विज्ञान की प्रगति के कारण नवीन चीज़ों का आविष्कार होता रहता है। बिना परिवर्तन के किस शब्द को अन्य देश ग्रहण करते हैं? आविष्कारक देश द्वारा वस्तु को दिए गए नाम को, क्या लिखेंगे आप? आविष्कारक देश द्वारा आविष्कार की गई वस्तु को उनकी भाषा में दिए गए नाम के शब्द को अन्य देश ग्रहण करते हैं। कैसे? बिना परिवर्तन के ग्रहण करते हैं। किन शब्दों को सभी भाषाओं में समान रूप से ग्रहण किया जाता है? जिस देश में जिस वस्तु का आविष्कार होता है उस देश की भाषा में उस वस्तु के दिए गए शब्द को, नाम के शब्द को सभी भाषाओं में समान रूप से ग्रहण किया जाता है। नए शब्द, नए मुहावरे। अगला गद्यांश, नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। लेखक कहता है कि केवल नए नए शब्द बना देने से भाषा का विकास नहीं माना जाता।
भाषा में नए शब्द के साथ नए मुहावरे, नई रीतियाँ, तरीके, नए ढंग, नई शैलियाँ और उन्हें व्यवहार में लाने की, जो रोज़ की दैनिक व्यवहार में, रोज़ की बोलचाल की भाषा में जो शब्द हैं उसमें जब प्रयुक्त करेंगे तब भाषा में आधुनिकता आएगी। रेखांकित अंश इसका है, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को, जो पारिभाषिक शब्द हैं, जो वैज्ञानिक रूप से, व्याकरणिक रूप से कहें अगर, कि व्याकरण में जिन्हें सही ढंग से परिभाषा दी जा सके, ऐसे शब्दों को और नई नूतन शैली अर्थात नई नई शैलियों को, शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। किन शब्दों के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है? पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है। भाषा का विकास कब नहीं होता? नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। नए शब्द गढ़ने मात्र से क्या तात्पर्य है? नए शब्द गढ़ना मात्र केवल निरर्थक या फिर जो दैनिक व्यवहार में नहीं लाए जा सकते ऐसे शब्दों की रचना कर देना नए शब्द गढ़ने का अर्थ है। तो ये गद्यांश पुस्तक में दिए थे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कुछ और। तो ये गद्यांश आपने पहले ही पुस्तक में से पढ़ लिया है। प्रश्न थोड़े से अलग हैं, इसमें उत्तर भी दिए गए हैं। लेखक के अनुसार किसके अभाव में कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती? सारे उत्तर दिए। किसी लेखक की रचना में मौलिकता का बड़ा प्रमाण क्या है? लेखक के अनुसार किस रचना को समाज में स्वीकृति नहीं मिल पाती? युग चेतना की अभिव्यक्ति करने का सशक्त माध्यम क्या है? रमणीयता और अभिव्यक्ति शब्दों में क्रमशः प्रत्यय और उपसर्ग छांटकर लिखिए। रमणीयता में रमणीय मूल शब्द है, ता प्रत्यय लगा है। अभिव्यक्ति में व्यक्ति मूल शब्द है और अभि उपसर्ग लगा है। ये भी आपने अभी पढ़ा गद्यांश। इसके प्रश्न ये। रेखांकित अंश दिया है। पाठ और लेखक का नाम पता ही है आपको। किस प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? संस्कृति का अटूट अंग क्या है? किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। उत्तर ये सारे दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको देख के लिख लीजिएगा। अगला ये गद्यांश, ये भी अभी आपने पढ़ा। प्रश्न अलग हैं और ये बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं। बोर्ड परीक्षाओं में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। उत्तर यहाँ पर ये दिए हैं इसके। इसमें एक शब्द ये आया संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, जिसको हम हिंदी में कन्वर्सेशन बोलते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। ये गद्यांश पीछे भी था, इसके उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। उसमें बोलकर बताए थे, इसमें उत्तर लिखे हुए हैं, तो देखकर आप लिख लेंगे। तो ये पाठ यहाँ से समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले पाठ की चर्चा करेंगे। ये आपको कॉपी में पूरा कर लेना है। जहाँ पर ना समझ में आए उसे पूछ लेना है। धन्यवाद।